स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके विद्यालय दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज के वीडियो क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कक्षा 9 के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के पहले पाठ पालनपुर गांव की कहानी के बारे में बात किया था और पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ हद तक देखा था चीज़ों को और 5 मिनट में हम लोग पार्ट 1 का क्विक रिवीजन करेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग पार्ट 2 अपना शुरू करेंगे और आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा पहला पार्ट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वस्तुओं और सेवाओं के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली थी। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी ली थी। सेवाओं के बारे में हमने आपको एक बैंक का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से सेवा प्रदान की जाती है। और उत्पाद की बात हुई थी, तो उत्पाद में हमने बताया था कि क्यों किसी चीज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन क्यों किया जाता है किसी चीज का। तो उत्पादन के लिए ये बोला गया था कि जब किसी भी चीज की मांग होती है, उस मांग के अनुरूप चीजों को उत्पादित किया जाता है, उनको बनाया जाता है। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने उन किसी भी उत्पाद के लिए क्या क्या जरूरी कारक होते हैं, जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी उत्पाद के लिए बेहद जरूरी होते हैं और वो चारों फैक्टर थे। सबसे पहला फैक्टर जो था हमारा वो था भूमि यानी कि लैंड। हमारा दूसरा कारक था श्रमिक लेबर। हमारा तीसरा कारक था भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल। और चौथा कारक था हमारा मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने शुरू के 3 कारकों के बारे में चर्चा की थी और भूमि में हमने बताया था कि किस तरीके से किसी भी वस्तु के उत्पादन में भूमि का रोल क्या हो सकता है। तो हमने आप लोगों से बताया था कि ये मार्कर का एग्जांपल हमने लिया था लास्ट क्लास में और बताया था कि किसी भी चीज को उत्पादित करने के लिए उसकी मशीनरी का सेटअप होना एक जरूरी एक निश्चित स्थान पर उसकी मशीनरी को सेट किया जाता है, गोदाम बनाए जाते हैं उत्पादित वस्तुओं को रखने के लिए, तो वहां पर भूमि की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। सेकेंडली, जब श्रमिक की बात की गई थी तो बताया गया था कि उन मशीनों के संचालन के लिए, या हम अगर कृषि का एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि कृषि भी एक उत्पाद है, हम विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं कृषि में। तो कृषि कब होगी? जब हमारे पास भूमि होगी। एकदम मूलभूत आवश्यकता है, द फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट जो कृषि के लिए होती है वो भूमि ही होती है। और भूमि के बाद उस कृषि पर फसलों के उत्पादन करने के लिए, फसलों की सिंचाई करने के लिए हमको श्रमिकों की जरूरत होती है, लोगों की जो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उनके बिना अकेले कोई इंसान एक क्षेत्रफल में फसलों के उगाने का कार्य नहीं कर सकता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा किसानों के लिए। और थर्ड नंबर पर जो था हमारा भौतिक पूंजी, तो फिजिकल कैपिटल, इन दोनों शब्दावलियों को हमने संक्षेप में आप लोगों को बताया था। भौतिक के बारे में हमने बताया था कि फिजिकल मतलब जो चीज अस्तित्व में हो, द थिंग विच एग्जिस्ट रियली, जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर फिजिकल चीज को हम छू सके। अब सूर्य है तो सूर्य तो फिजिकली प्रेजेंट है, हमें पता है, लेकिन हम छू नहीं सकते। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि फिजिकल चीजें वही होती हैं जो आज के समय में भी एग्जिस्टेंस में हो या अस्तित्व में हो। पूंजी की बात जब हुई थी तो हमने बताया था कैपिटल एक एसेट होता है, एक ऐसी चीज होती है जो किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति विशेष को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियली मदद करती है, उसकी आर्थिक रूप से सहायता करती है। तो फिजिकल कैपिटल की बात जब हम लोगों ने किया था, भौतिक पूंजी जो हमारा तीसरा कारक है किसी भी चीज के उत्पादन के लिए, तो इसमें इस भौतिक पूंजी को हमने 2 भागों में बांट दिया था और बांट के फिर इसको समझे थे। पहला पार्ट जो भौतिक पूंजी में था वो हमारा था फिक्स अस्थाई पूंजी, फिक्स कैपिटल।
अस्थाई पूंजी था हमारा पहला भाग, और दूसरा भाग हमारा था कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल में क्या चीजें थी, एक ऐसी पूंजी, अभी पूंजी हमने बताया कि एक एसेट होता है जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियली आर्थिक रूप से हमारी सहायता करता है किसी व्यक्ति विशेष की। तो अब ये कौन सी पूंजी है जो अस्थायी तौर पर हमें किसी ना किसी तरीके से आर्थिक तौर पर सहायता देती है। तो बच्चों देखिए, जब कृषि की बात होती है या किसी भी उत्पादन की बात होती है तो उसमें कुछ ऐसी पूंजी होती है जो डायरेक्ट कैश के रूप में तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें उससे बेनिफिट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें आ गए थे कुछ औजार, कुछ टूल्स हमारे आ गए थे, कुछ मशीनरी आ गई थी, मशीनें आ गई थी, भवन आ गया था। अब भवन कोई बनवाता है, किसी का भवन है, तो क्या भवन एक दो दिन के लिए रहेगा, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए नहीं, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। भवन बनेगा तो वो लंबे समय के लिए चलता है, that exists for lasting, long lasting period। ऐसे ही मशीनें, ट्रैक्टर भी एक दो महीने में खराब होने वाली चीजें नहीं है। औजार जैसे कि हल हो गया, फावड़ा हो गया, कल्टीवेशन के लिए और भी ढेर सारे जो औजार आते हैं, तो ये इतने जल्दी से खत्म होने वाले ये सब डिवाइसेस, ये सब मशीनरीज नहीं है, इसीलिए हम इनको फिक्स कैपिटल बोलते हैं, अस्थाई पूंजी बोलते हैं। और इसी के वजह से हमको अब ये जो ट्रैक्टर हमारा है, हमारा जो भवन है, भवन मतलब अगर हम उत्पादन की बात करें तो भवन को हम गोदाम के रूप में कह सकते हैं। गोदाम में अनाज को स्टोर किया जाता है या और भी जो सामग्रियां उत्पादित की जाती है उनको स्टोर किया जाता है। तो ये सब जो हमारे फिक्स कैपिटल है ये हमें तुरंत तो फाइनेंशियली नहीं हेल्प करते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी सेल परचेज होती है, उत्पादित की गई वस्तुओं को जब हम बेचते हैं तो कुछ समय बाद हमको फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है। इसीलिए इन सबको फिक्स कैपिटल या अस्थाई पूंजी कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्थिक तौर पर मदद मिलती है। आगे बात आती है कार्यशील पूंजी की, वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल की बात जब हम लोगों ने किए थे तो इसको भी आगे दो भागों में हम लोगों ने बांटा था। हमने सबसे पहले बोला था कच्चा माल, वर्किंग कैपिटल, ध्यान से समझिएगा, कच्चा माल, और दूसरे नंबर पर हमने बताया था नकद पैसा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ यहाँ पर, कच्चे माल की जब बात करें इसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, इंग्लिश में रॉ मटेरियल बोलते हैं, नगद पैसा यानी कि कैश अमाउंट। ध्यान से इस चीज को समझेंगे हम लोग। कच्चा माल, अब ये कच्चा माल क्या होता है, देखिए कच्चा माल की अवधारणा को अगर स्पष्ट किया जाए तो किसी भी प्रोडक्शन का आप एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ये मार्कर का एग्जांपल हमारे पार्ट 1 से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसी मार्कर के एग्जांपल से आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए क्या हो सकता है इस मार्कर में कच्चा माल, व्हाट मे बी द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस वन मार्कर। इसमें प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, इसमें इंक की जरूरत पड़ती है, वो स्याही कहाँ से आएगी, स्याही इसमें अंदर जो रिफिल लगी हुई है उसमें कॉटन का कुछ परसेंटेज है, कपास रुई का परसेंटेज है, प्लास्टिक इसकी निब, इसमें डाली जाने वाली इंक, तो यही सारा कच्चा माल है। स्टूडेंट्स आप कृषि को एग्जांपल में ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में कच्चा माल क्या हो सकता है, तो क्या किसी के पास अगर एक भूमि है, एक जमीन का टुकड़ा है, तो क्या डायरेक्ट वो बिना किसी कच्चे माल की उस भूमि पर खेती कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, तो गेहूं की खेती करने के लिए आपको गेहूं के बीजों की जरूरत पड़ती है, वही हमारे कच्चे माल का काम करता है, वही हमारा रॉ मटेरियल का काम करता है। आप बिस्किट का एग्जांपल ले लीजिए, बिस्किट बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, तो बिस्किट किस चीज से बनता है, बिस्किट आटे का बनता है मोस्टली, तो वो आटा, उसमें मिलाई जाने वाली चीनी और जो भी मटेरियल है वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाएगा, कच्चा माल कहलाएगा। सेकेंडली नगद पैसे की बात आ गई, कैश अमाउंट, ये कैसे कार्यशील पूंजी का काम कर रहा है, कार्यशील पूंजी का काम कैसे नगद पैसा कर रहा है। देखिए
हमने जो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, कार्यशील मतलब वर्क इज गोइंग ऑन, कुछ ऐसे एसेट हैं, कुछ ऐसी पूंजी है, ऐसे कैपिटल हैं जिनके बिना काम में अवरोध हो सकता है। वर्क में गेट हिंड्रेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज कैपिटल्स। अब देखिए, जो श्रमिक आपके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, जो लेबर आपके प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, क्या हम उनको उनकी मजदूरी नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो उन्हीं की मजदूरी के लिए हमको कैश अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, नगद पैसे की जरूरत पड़ेगी। जो उत्पाद हमने बनाया है, जो भी प्रोडक्शन है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियों में हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ईंधन, डीजल, पेट्रोल, इन सभी के लिए हमको नगद पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको ये तुरंत खरीदना पड़ता है। तो लास्ट क्लास में इतनी बात पार्ट 1 में हुआ था और अभी रिवीजन हो गया है इस चीज का। अब आज की इस वीडियो सेशन में पार्ट 2 हमारा चलेगा और पार्ट 1 जो हमारा है पालमपुर गांव की कहानी, इसमें आगे की कहानी हम लोग आज स्पष्ट करके पूरी तरीके से खत्म कर देंगे स्टूडेंट्स। और उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बच्चों, लास्ट क्लास में भी हमने ये बात बताई थी कि जहां भी आपको कोई दिक्कत लगे, वीडियो को पॉज करिए, उसको रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको जूम करके देखिए। हाँ, ये बात हो सकती है कि थोड़ी सी ऑडियो में क्लियरेंस ना हो, क्योंकि क्लास खाली है, हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्टूडियो तो है नहीं, तो इको की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, साउंड टकराने की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है और मोस्टली ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन ये है कि 3 या 5 कुछ तरीके बताइए जिससे हम अपनी कृषि की उपज को बढ़ा सकते हैं। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन राइट हियर। Write the ways to increase it. हिंदी वर्जन भी मैं इसका लिख रहा हूं, उपज को बढ़ाने के तरीके लिखिए। उपज को बढ़ाने के तरीके लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर सेंटर्ड है, कृषि से संबंधित है। उपज को, यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारे लिए, यील्ड, YIELD। यील्ड मीन्स होता है उपज, किसी भी चीज को पैदा करना। यील्डिंग मीन्स पैदा करना। तो उपज को बढ़ाने के तरीके के बारे में बात करनी है। अगर नॉर्मली कक्षा 9 में जो बच्चे कक्षा 8 से 9 में आए हैं, अगर उनसे नॉर्मली पूछा जाए कि आपको खेती में किसी भी फसल की उपज बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है मोस्टली बच्चे यही आंसर देंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उपज होगी। हाँ, आपका कहना सही है, आपका सिर्फ कहना ही सही है, आपका उत्तर नहीं सही है। उत्तर इसलिए नहीं सही है कि हम खेती की मात्रा को बढ़ा ही देने से हमारी उपज नहीं बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, एक जो क्रूशियल रियलिटी है आज के सोसाइटी की, कि हमें पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारी खेती की जाने वाली भूमि है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है या कम होते जा रही है। ऐसा क्यों है? इसके लिए कई सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो क्यों कम होती जा रही है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आंसर दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कों के निर्माण के वजह से, हाईवे रोड्स ठहरने की बात हो जाएगी, रेलवेज, ये सब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में बताऊंगा, एक्सेट्रा।
देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स आजकल सुनने में बहुत आ रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी कि हाँ हमारे घर के पास से ये हाईवे पास हुआ है, उसमें मेरा खेत चला गया, मेरी जमीन चली गई, तो ये वही हाईवे है जो आपके घर के आसपास से होके गुजर रहा है। तो आप एक बात बताइए, जब तक ये हाईवे नहीं गुजरा था आपके घर के आसपास से, तो क्या उस जमीन पर आप खेती नहीं करते थे? बिल्कुल होती थी खेती। अब वही खेती की भूमि क्या हो गई है? कम हो गई है। दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ वेरी लिमिट। रेलवेज भी एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, तो रेलवेज की वजह से भी हमारी कुछ जमीनें कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इमारतें, भवन, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ढेर सारे निर्माण के कार्य, बहुउद्देशीय निर्माण के कार्य, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी कंस्ट्रक्शंस के लिए, इन सभी निर्माण कार्यों की वजह से हमारी खेती करने योग्य भूमि जो थी वो दिन ब दिन वर्तमान समय में कम होती चली जा रही है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं चारों पॉइंट्स या और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्हीं सभी पॉइंट्स की वजह से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर हम ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उपज होगी। तो ये बात साबित हो चुकी है कि आपकी बात सही थी, आपका आंसर नहीं सही था। तो अब मैं सही आंसर के बारे में आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आपको याद होगा, व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ What are the ways to increase the yield of yield of crops? तो सबसे पहले बात करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ तकनीक विकसित हुई हैं जिनकी सहायता से हम उपज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट में लिखता हूं। सबसे फर्स्ट जो बात आएगी वो आएगी बहुविधि फसल प्रणाली। नंबर 2, आधुनिक कृषि प्रणाली। स्टूडेंट्स ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा है, इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर जो कि पालमपुर गांव की कहानी है उसके 2-3 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, 2-3 टॉपिक्स बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में मैं इसको आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुविधि फसल प्रणाली, और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और ये सर्टिफाइड आंसर है। सर्टिफाइड इन द सेंस कि आज की तकनीक को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए ये आंसर डेवलप किया गया है। देखिए बहुविधि फसल प्रणाली, जैसा कि इसका नाम है बहुविधि, बहु मतलब मोर देन वन, मोर देन टू, ढेर सारे, कई, काफी, विधि मतलब वेज, तरीके, फसल आपको पता है क्रॉप्स की बात हो रही है, और प्रणाली का मतलब होता है, कुछ शब्द हिंदी के ऐसे होते हैं जो आमतौर पर 1-2 बार सुनने में नहीं समझ में आते हैं, अगर उनका इंग्लिश वर्जन हम देखें तो बड़े आराम से उनको समझ में आता है। जैसे कि ये शब्द प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, एक तंत्र, एक तरीका, एक जाल, वे टू डू समथिंग, वो सिस्टम कहलाता है। तो बहुविधि फसल प्रणाली स्टूडेंट्स, बहुविधि फसल प्रणाली में क्या होगा कि देखिए इसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक आमतौर पर इसकी परिभाषा है तो बोलती है कि एक साल में, विद इन अ ईयर, एक साल में किसी एक कृषि की भूमि पर एक से ज्यादा फसलों को उगाना या पैदा करना ही बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक वर्ष के अंदर एक भूमि पर एक से ज्यादा फसलों का उत्पन्न करना या पैदा करना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। अब देखिए कैसे आपका वो आंसर गलत होगा जो भी आपने थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि सर ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यील्डिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा उपज होगी। अगर हम अपने ही खेत में एक साल भर में, हमको पता है एक साल में मुख्यतः 3 तरीके की फसलें उगाई जाती हैं हमारे देश में, रबी, खरीफ और जायद। तो अगर एक साल के अंदर में हम 3
तीन नहीं, कई प्रकार की फसलें अपनी उसी एक निश्चित भूमि के हिस्से पर करते हैं तो उससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आएगी ही आएगी। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट है आधुनिक कृषि प्रणाली, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मॉडर्न इसमें शब्द आ गया है। देखिए, आधुनिक कृषि प्रणाली, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम या टेक्निक, जो भी कह लीजिए आप। आधुनिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, द थिंग्स विच आर गोइंग टुडे, वो चीजें, वो सभी प्रोसेस, वो सभी तरीके जो आज के समय में, वर्तमान समय में घटित हो रहे हैं, हम उनको बोलते हैं मॉडर्न। मतलब कि जो चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, जो चीजें चली गई हैं, हमारे ट्रेंड से हट गई हैं, उनको छोड़कर, और ये बात किस चीज की हो रही है, आधुनिक शब्द का प्रयोग कहां पर हो रहा है, किस चीज में, एग्रीकल्चर सिस्टम में, कृषि की पद्धतियों में आधुनिकता को जोड़ा गया। यानी कि हमारा जो ओल्ड या आउटडेटेड पैटर्न था खेती का, उसमें दिक्कतें थी, उनमें उपज नहीं उस मात्रा में हो पा रही थी, तभी उसको रास्ते से हटाया गया और आधुनिक तरीकों को कृषि के लिए अपनाया गया। अब देखिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी तकनीकी है खेती की, जिससे हम अपनी उपज को कुछ स्तर तक इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो आती है, शायद आप लोग पढ़े हो, ना भी पढ़े हो, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, हरित क्रांति। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब बात सामने आती है कि ये हरित क्रांति क्या होता है और हरित क्रांति से कैसे उपज में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि इसका नाम यहाँ पर है हरित क्रांति, मतलब समथिंग इज ग्रीन, कुछ हरियाली की बात हो रही है, और हरियाली वेजिटेशन से संबंधित होता है, फौना से संबंधित होता है। तो देखिए, हरित क्रांति की बात करते हैं, थोड़ा सा इस शब्द के बारे में जान लीजिए। क्रांति क्या चीज होती है? क्रांति कुछ ऐसी चीज होती है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो बहुत कम टाइम पीरियड में कोई चीज बहुत बड़े स्तर पर किया जाना ही क्रांति कहलाता है। अब कई बच्चों के दिमाग में होगी, सर क्रांति तो हमने सुना है कि वो लड़ाई में होती है, उसमें लड़ाई होता है, युद्ध होता है, समथिंग इज लाइक वॉर हैपनिंग। तो बिल्कुल वो भी क्रांति होती है। वॉर में क्या होता है, अचानक से विद्रोह हो जाता है। जैसे अभी 9th में जब हिस्ट्री में आप लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, उसमें नाम ही चैप्टर में नाम ऊपर क्रांति लिखा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ था, अचानक से जो लुईस 16 था, लुईस 16 फ्रांस का राजा था, वो अपनी प्रजा पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। पावरोटी, जी हाँ स्टूडेंट्स, पावरोटी के लिए क्रांति हो गई थी, फ्रांस की क्रांति। टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था राजा ने, और राजा थोड़ा सा कुछ अलग मिजाज का आदमी था। उसकी जो वाइफ थी मारियो, ऑस्ट्रिया की महारानी, उसके लिए वो तमाम पैसे खर्च करता था और अपना सारा धन अपने महल, उसका एक किला था बास्तिल का किला, बास्तिल के किले के रख रखाव के लिए उसने सारा पैसा खर्चा कर दिया था। और बाद में जब वो स्वयं गरीब होने लगा तो वो आम जनता की चीजों पर टैक्स बढ़ाने लगा। और एक चीज चलती थी पावरोटी, उस समय एक ही चीज थी खाने के लिए, मोस्टली वही था, और उस पर उसने टैक्स बढ़ा दिया था। एग्जाम्पल, 10 रुपए की पावरोटी उसने 60 रुपए की कर दिया था। तो अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका, लोगों का तबका इसके किले पर हमला कर दिए थे। तो बात वहां से क्रांति की आती है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य ही क्रांति कहलाता है। तो यहाँ पर हरित क्रांति, यहाँ की क्रांति में कोई युद्ध नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ की क्रांति से एक नई तकनीक आई है, और वो आई है हमारी एग्रीकल्चर में, हमारी कृषि में। कभी कभी पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति
क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें, मैक्सिको के साहब थे जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि कृषि में और हरियाली में एक बहुत बड़ा सा ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो मैं बताता हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स देखिए, हरित क्रांति पर आप लोगों को क्लास 9 के लेवल पर बहुत ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि फिर भी मैं ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित एक अलग वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बना दूंगा। उसमें बहुत सारी चीजें फैक्चुअल आप लोगों को पता चलेगी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अभी मोटे मोटे तौर पर हम लोग हरित क्रांति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि नॉर्मन बोरलॉग भाई साहब ने रिसर्च करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं कृषि में, फसल का उत्पादन उस मात्रा में, वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है, तो इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और इन्होंने रिसर्च में सफलता मिली। और सफलता किस बात को लेकर मिली कि एक पौधा, फॉर एग्जांपल एक धान का पौधा जिसको खेतों में लगाने के बाद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि एक धान का पौधा जिसमें कम से कम 10 अनाज आते थे, मान लीजिए 10 अनाज आते थे, इन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च किया, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सारे शब्दों को मैं बता रहा हूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर्स एंड सम अदर, ठीक है, बस इतना ही। देखिए, पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक। आपकी खेतों में कीट लगती है, हमारे भारत का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो यहाँ पर ढेर सारे कीट फतिंगे अपने आप पैदा हो जाते हैं जो हमारे फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे बचाव के लिए कुछ रसायन ऐसे हैं जिसको हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स भी होते हैं। हर्बिसाइड्स क्या होता है? हर्बिसाइड्स, हर्ब मतलब होता है सम अनवांटेड प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, जिसको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में आप लोग बोलते हैं कि खेतों को निराना है, तो वही निराई का कार्य होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो फालतू की घासें होती हैं उनको अपने फसल के खेत में से निकालकर हटा देते हैं। तो अब वो इतनी ज्यादा मात्रा में होते हैं कि हमारे किसान भाई उस काम को नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उन खरपतवारों से बचने के लिए कुछ केमिकल्स हैं जिनके छिड़काव से इन अनवांटेड ग्रासेस का खात्मा हो जाता है, तो इसी को हम हर्बिसाइड बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड आपको समझ में आया, कीटनाशक। हर्बिसाइड आपको समझ में आया कि अवांछनीय घासों को खत्म करने के लिए जो भी रसायन छिड़काव किए जाते हैं उनको हर्बिसाइड्स बोलते हैं। बचा क्या हमारा? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को हिंदी में बोलते हैं उर्वरक, खादे। तो देखिए, अभी तक जो हमारा मॉडर्न के पहले आउटडेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें मोस्टली ज्यादा परसेंटेज में क्या होता था कि हम लोग ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का प्रयोग करते थे। ऑर्गेनिक मतलब देसी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर हो गया, इस तरीके की चीजों का प्रयोग हम अपने खेतों में करते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के साथ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी ढेर सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो उनकी पावर थी, जो उनका कैटालिज्म पावर था इन गोबर का और बाकी चीजों का, उर्वरकों का, जैविक उर्वरकों का, वो खत्म होने लगा। और इसके वजह से उसे हमको आउटडेटेड करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। फिर हमको साथ पकड़ना पड़ा किसका? फर्टिलाइजर्स का, मतलब कुछ रसायनों का। इन रसायनों की वजह से अब इन्हीं एक धान के पौधे में जो 10 अनाज देते थे वो कम से कम 40-40, 50-50 एंड मोर देन 50 और 60 अनाज मिलने लगे। तो अब एक बात बताइए, एक किसान जो इतनी मेहनत करने के बाद अपने खेत में 10 अनाज पाता था एक पौधे से, अब वही किसान हरित क्रांति की वजह से इतनी सारी एक सीजन के खेती में ढेर सारी फसलों को पाने लगा, तो उसको क्या दिक्कत होगी? उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि उसका प्रोडक्शन और अच्छा होने लगा, तो उसको और फायदा ही होगा। उसके बाद क्या हुआ
नॉर्मल बोरलॉग साहब ने अपनी टेक्निक को भारत भेजा और भारत में सबसे पहले यहाँ पर भेजा था जिस स्टेट में, वो स्टेट था हमारा पंजाब। अब पंजाब में ही क्यों भेजा? हालांकि ये अब हर राज्य में आ गया है, सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं हरित क्रांति के अंतर्गत, जिसका प्रयोग खूब बढ़ चढ़कर हमारे किसान भाई कर रहे हैं। अब पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब जो कि माना जाता है इज द बेस्ट स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आइटम्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में पंजाब को माना जाता है, और माना क्या जाता है, ये सच्चाई भी है कि पंजाब कृषि उत्पाद में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पर है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पंजाब में इरिगेशन की फैसिलिटीज, सिंचाई की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ के किसान बहुत ज्यादा मेहनती हैं और यहाँ पर हाई स्केल पर एग्रीकल्चर के काम को अंजाम दिया जाता है। तो चलिए वापस आते हैं। तो हरित क्रांति में इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग सी वीडियो सेशन ग्रीन रेवोल्यूशन पर आपको बना दूं, जिसमें और भी फैक्ट आपको पता चल सके। हाँ, तो बात हो रही थी आधुनिक कृषि प्रणाली की, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स की, जिसमें आ गया, देखिए हरित क्रांति आ गया। अब मॉडर्न में कुछ मशीनरीज भी आएंगी, कुछ मशीनें, कुछ इक्विपमेंट्स भी आएंगे, जैसे कि ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर टू ट्रैक्टर, थ्रेसर भी आ गया, ट्रैक्टर, थ्रेसर। और स्टूडेंट्स आजकल आप लोग देखते होंगे कि धान की कटाई के लिए, गेहूं की कटाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं। आलू को बोने के लिए एक मशीन आती है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, वो सब ट्यूब भी बनाएगी आपके खेत में, वहां पर बीजों को भी डालेगी और सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। तो जितनी भी हमारी खेती आज के समय में तकनीक पर आधारित है, वो है तो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हरित क्रांति की वजह से, और उन्हीं सारे फैक्टर्स को हम रखते हैं आधुनिक कृषि प्रणाली में। तो मिला जुला के बच्चों, जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा था, राइट द वेज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनी क्रॉप, उन तरीकों का वर्णन कीजिए, उन तरीकों को सूचीबद्ध करिए जो किसी भी फसल की उपज को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो आप इन दोनों का, आधुनिक कृषि प्रणाली का और बहुविध कृषि प्रणाली का, इन दोनों का जिक्र करेंगे। अब बात आगे करते हैं। इसमें ट्यूबवेल भी आप लिख सकते हैं। ट्यूबवेल से क्या काम होता है? सिंचाई होती है। और इसके बाद स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हैं, एक चीज होती है स्प्रिंकल इरिगेशन, मतलब छिड़काव के साथ सिंचाई का काम करना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके किसी भी फसल के उपज को बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में लिखिएगा। मैंने आपकी हेल्प के लिए मोटे तौर पर चीजों को बता दिया है, समझा दिया है। स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लेवल पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नोट्स को स्वयं बनाएं। इससे क्या है? इससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हो जाएंगी। चलिए, अब द वेरी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो हम लोग देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा कह ले, या इसके बैड इफेक्ट क्या हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ यही बताया कि हरित क्रांति की वजह से फसलों में खूब ज्यादा उपज होने लगी, लेकिन इसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी है स्टूडेंट्स। और वो बैड इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, किस चीज पर पड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं से हमारे नेचर पे भी, हमारी प्रकृति पे भी नुकसान कर रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पॉइंट से देखेंगे कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करेंगे, अभी जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों को बता रहे थे तो हमने बताया कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, यहीं से शुरुआत करते हैं। या ये हेडिंग ना देके आप लोग इसको हेडिंग दे सकते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक का मतलब होता है डिमेरिट्स, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं हरित क्रांति से। ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हम खेती कर रहे हैं,
हमको किसी एक फसल का उत्पादन करना है अपनी भूमि पर, हम उसमें ज्यादा उपज के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, रसायन युक्त फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब हमारी फसल तैयार हो गई, कट गई, हमारा खेत खाली हुआ, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही तोड़ मोड़ के, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। बारिश होने की वजह से ये सारे पेस्टिसाइड, ये सारे फर्टिलाइजर्स हमारे कहीं जाते नहीं है, हमारी ही भूमि के सरफेस में, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ आवर फील्ड, क्रस्ट में ये सभी जमे रहते हैं। बारिश होने के साथ साथ क्या होता है कि ये सारे केमिकल उस फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के साथ जा मिलता है हमारी नियरेस्ट वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में मतलब एक ऐसी जगह जहां पर जल का स्टोर हो, जहां पर जल जाकर रुकता हो। बारिश के बाद पानी सड़कों पर नहीं दिखता है, आमतौर पर नहीं दिखता है, खेतों में नहीं दिखता है, आसपास नहीं दिखता है, वो पानी कहीं ना कहीं से निकलते हुए एक पैसेज बनाते हुए नियरेस्ट तालाब में, नदी में, नहर में या कहीं पर जाकर मिल जाता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या स्टूडेंट्स कि ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, बाकी केमिकल्स बहते हुए पानी के साथ जाकर हमारे नदियों में, हमारे तालाबों में मिल जाते हैं। अब क्या हुआ, एक्वेटिक लाइफ के बारे में आपको पता होगा, जलचर जिनको बोलते हैं, जलचर, कुछ ऐसे प्राणी जो जलीय जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब जो अपना जीवन यापन जल में करते हैं, उनको एक्वेटिक्स बोला जाता है, एक्वेटिक लाइफ या जलचर। अब देखिए, अब यही सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स जल में जाके हमारी मछलियों को, हमारे जल के इकोसिस्टम को, जल में भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर भी वनस्पति जीवन होता है, ये जाकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये जाकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करते हैं, मतलब धीरे धीरे ये हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे नेचर को पतन की तरफ लेकर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये प्राणी जगत को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको इन पेस्टिसाइड्स की, इस फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, फसलों के अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, तो ये उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन की डिमांड जो इतनी ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी क्वांटिटी में कमी आ रही है, दिन ब दिन ऑक्सीजन घट रही है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ की वजह से, मरीन लाइफ की वजह से, और जो हमारा फाउना है, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फाउना। जब ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी डिटेल में बताया जाएगा कि फ्लोरा मतलब फ्लोरा मतलब जितनी भी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद, जहां तक मुझे लग रहा है फ्लोरा आपके वेजिटेशन लाइफ को बोला जाता है, जितनी हरियाली है, हाँ यही है फ्लोरा, आपके समस्त वनस्पति जगत को फ्लोरा बोला जाता है। और फाउना मतलब जितने भी हमारे जीवचर होते हैं, जानवर होते हैं, हम लोग भी इवन फाउना के पार्टी हैं। तो ये हमारे फ्लोरा फाउना को कहीं ना कहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हुआ, उनके वजह से हमारा इन्वायरमेंट डेग्रेडेट हो रहा है दिन ब दिन। सेकेंड मोस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, क्या ड्रॉबैक है हरित क्रांति का? देखिए, भौम जल स्तर, जी हाँ, भौम जल स्तर मतलब ग्राउंड वाटर लेवल। अब ये क्या चीज है? जो जल हम अपने ट्यूबवेल से, पानी की मशीन से, नलकूपों से निकालते हैं, वो जल कहां से आता है? वो पानी हमारे पृथ्वी के लेवल पे पड़ा होता है, वो जल वहीं से सक्शन पाइप्स के द्वारा निकाला जाता है और वो पेयजल के रूप में होता है, शुद्ध जल होता है। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उन फसलों के उत्पादन हेतु हमें ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करेंगे और उसके वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें इस चैप्टर में है, बाकी कुछ खास नहीं बचा इस चैप्टर में। आपके पास अगर बुक हो तो आप उस बुक को, एनसीईआरटी वाली पतली बुक को, फर्स्ट चैप्टर जो आपका पालनपुर गांव की कहानी है, पेंसिल लेके
उसको आराम से अंडरलाइन करके पढ़िएगा। और अगर आपके पास बुक ना हो स्टूडेंट्स तो आप इस वीडियो में कमेंट करके कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों के सुविधा हेतु इस चैप्टर का PDF स्कैन करके पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके पूरा चैप्टर हिंदी में या इंग्लिश वर्जन दोनों बुक्स भी हैं मेरे पास, दोनों में कर दूंगा PDF में। अगर आप लोग कहेंगे तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताते चले जो आपके नॉर्मन बोरलॉग साहब, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य किया था, इन्होंने हमें परिचय कराया था HYV सीड्स से, मतलब HYV बीजों से। अब देखते हैं कि HYV सीड क्या है। मैं ऊपर की चीजों को मिटा रहा हूं। HYV सीड क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई मतलब उच्च, यील्डिंग मतलब उपज, वैरायटी मतलब किस्म। इन्होंने जो HYV सीड्स का परिचय कराया था, मतलब उच्च उर्वरकता वाली उच्च उपज वाली किसकी बीजों का परिचय कराया था। कुछ ऐसे बीज जिनका उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग किया था 1960 के दशक में। और HYV सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज वाली किस्म की बीजों से हमारा परिचय कराया था, जिसकी वजह से कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे नंबर 4 मानव पूंजी का। तो मानव पूंजी की बात करें तो यूं समझ लीजिए कि भूमि, श्रमिक, भौतिक पूंजी, इन तीनों चीजों में मानव पूंजी का रोल वह होता है कि इन तीनों कारकों में जो अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके इन तीनों कारकों को पूरी तरीके से यूटिलाइज करे, उपयोग करे, उसी चीज को हम मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अगर एग्जांपल लें कृषि का, हाँ स्टूडेंट्स, अगर एग्जांपल लें एग्रीकल्चर का, तो सीधे सीधे शब्दों में बताएं कि किसी के पास यदि भूमि है, अगर खेती करने योग्य भूमि है, उसके पास संसाधन है, सिंचाई के लिए संसाधन है प्रयुक्त मात्रा में, उसके पास मजदूर हैं, भूमि है, श्रमिक है, भौतिक पूंजी है, मतलब उसके पास ट्रैक्टर भी है, कार्यशील पूंजी है, नगद पैसा भी है, भवन भी है, अस्थायी पूंजी भी है। ये तीनों कारक किसी चीज की, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे, अपने कौशल का प्रयोग करे और बताए कि अब इतनी मात्रा में सिंचाई करनी है, अब इस समय में फसल को काटनी है, अब फसल पक गई है, अब फसल में वीडीसाइड, पेस्टिसाइड डालने का समय है, इतनी मात्रा में उसमें पोटाश डालना है, इतने रसायन डालने हैं, तो उस फसल का या किसी भी उत्पाद का उत्पादित होना असंभव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब मानव पूंजी एक ऐसा एसेट है, एक ऐसी पूंजी है जो अपने कौशल का प्रयोग कर कर किसी भी चीज के उत्पादन में बढ़ोतरी करता है। और एग्जाम्पल लिया जाए स्टूडेंट्स, अगर इसी विद्यालय का आप अपने संस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास सफिशिएंट मात्रा में क्लासेस हैं, आपके पास टीचर्स हैं, लेकिन कोई ऐसा मैनेजमेंट वाला नहीं है जो बताए कि अब ये क्लासेस चलेंगी, इस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को इस हिसाब से होमवर्क देना है, उनको बच्चों को इस डायरेक्शन में गाइड करना है, उनको डिसिप्लिन कैसे सिखाना है। तो स्कूल या संस्था होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों का आउटपुट, बच्चों का रिजल्ट वांटेड नहीं आएगा, जैसा चाहते हैं हम नहीं आएगा, उन बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है। तो मिला जुला के मानव पूंजी एक ऐसा एसेट है जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में अपना ब्रेन का यूज करके, अपने मस्तिष्क का, दिमाग का यूज करके, अपने स्किल का प्रयोग करके चीजों को डेवलप करता है, चीजों को उत्पादित करता है। एक हेडिंग और आपके एनसीईआरटी की बुक में आएगी स्टूडेंट्स, जिसमें है
पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। हाँ स्टूडेंट्स, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमने बताया था कि इंडिया इज रिच इन एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 75 नियर अबाउट 75% लोग डिपेंड हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेस पे, कृषि पर डिपेंड हैं। तो बाकी बचे 25% कहाँ गए? 25% लोग हमारे भारत के गांव परिदृश्य में गैर कृषि क्रियाएं करते हैं। स्टूडेंट्स, गैर कृषि क्रियाएं करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं जो कृषि से परे हो, जो कृषि से संबंधित नहीं हो। मैं कुछ गैर कृषि क्रियाओं को सूचीबद्ध करता हूं। सबसे पहले डेयरी, डेयरी मतलब दुग्ध से संबंधित, दूध से संबंधित, दुग्ध या दुग्ध उत्पाद, डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। नंबर 2, दुकानदार। आपको ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा कुछ दुकानें भी मिलेंगी जिससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। छोटी दुकानें जहां पर मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, नमकीन, छोटे अनाज, चीनी और भी ढेर सारी सामग्रियां मिलती हैं, तो ये भी गैर कृषि की एक्टिविटी में आएगा। नंबर 3 पे देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात। देखिए स्टूडेंट्स, रिक्शा, ऑटो, बैलगाड़ी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जनता को, पब्लिक को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड कराना। तो स्टूडेंट्स, ये सारे 25% वाले लोगों की एक्टिविटीज को गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बताता है, गैर कृषि। गैर मतलब नहीं, नॉट लाइक दैट, ऐसी क्रियाएं जो कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि से परे हैं, उन सभी एक्टिविटीज को गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। आपका पहला चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले चैप्टर की अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बच के रहिए। ग्लव्स का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, हाथ हमेशा धोते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।